मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाए बड़े नववर्ष की आरोप। हार्दिक कहा शुभकामनाएं, भाजपा का मकर मकसद संक्रांति की मंदिर हार्दिक बनाना नहीं, शुभकामनाएं। मस्जिद गिराना था। रीवा में पत्रकार वार्ता में मध्य लोकसभा प्रदेश चुनाव के को लेकर भी की विधानसभा चर्चा। चुनाव में रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वही मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वही मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। वो बुधवार को रीवा पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद मंदिर निर्माण नहीं, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराना था। भाजपा का मकसद मंदिर निर्माण का नहीं था। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने कभी राम के नाम पर वोट मांगा तो कभी बजरंग बली के नाम पर, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया। ये समझ लीजिए कि जहां इन पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो गरीबों की संख्या, जो हमारे विश्व के गरीबों की संख्या में हम लोग और ज्यादा गरीब हो गए हैं, लेकिन खरबपति, अरबपति नहीं, खरबपतियों की सूची में हम लोग अब तीसरे नंबर पर आ गए, जबकि गरीबी में हम लोग 137वें नंबर पर है। ये फर्क है। जबकि हमारे यूपीए कार्यकाल में गरीबों की संख्या कम हुई थी। यह है राम मंदिर अयोध्या जी में। इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो उसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वो 18वीं शताब्दी में किसी समय एक छोटी सी मस्जिद वहां बनाई गई। वहां मंदिर था, उसके प्रमाण मिले हैं। राजमहल भी था, उसके प्रमाण भी मिले हैं। और उसके बाद 1850 से निर्मोही अखाड़ा, जो कि हनुमानगढ़ी में थे, निर्मोही अखाड़े ने सारा संघर्ष शुरू किया रामलला मंदिर के बारे में, जिसे कि गोरखनाथ, हमारे जो मठ है उसके आदित्यनाथ जी के पूर्व गुरु, उन लोगों ने और निर्मोही अखाड़ा ने ये लड़ाई लड़ी पिछले 150 साल में। आरएसएस 1925 में उसका गठन हुआ, उन्होंने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद जो 1964 में गठन हुआ, उसने राम मंदिर की कभी बात नहीं की। भाजपा जो कि जनसंघ बनी, उसने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। भाजपा जो 1979-80 में बनी, उसने चुनाव 1984 का लोकसभा चुनाव में 2 सीटें रह गई, तब जाकर उन्होंने उसकी बात की। और आज मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का एक देखा है बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मंडल कमेटी, हमने आयोग का निर्णय लिया वीपी सिंह जी ने, तो अडवाणी जी उनसे आके कहा कि आप लोगों ने ये करके हमको अब मजबूर कर दिया, अब हमको फिर से मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि फिर से हिंदू मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा। यही 1925 से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कराता रहा है। ये कौन, कैसे इनके दिमाग में बात आई? 1857 की लड़ाई में जब हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ झंडा उठाया, उस समय से अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिशर्स ने सोच लिया था कि जब तक देश में हिंदू मुसलमानों को नहीं लड़ाओगे, तब तक देश पे राज नहीं कर पाओगे। और उसी के बाद 1857 के बाद ही हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन हुआ, मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी का गठन हुआ। ये सारे इन चारों संगठन ने कभी गांधी जी का साथ नहीं दिया। आजादी की लड़ाई में ये अंग्रेजी हुकूमत के साथ रहे, क्योंकि ये उनके द्वारा ही स्थापित दोनों चारों संगठन थे। आज भी वही हो रहा है। पूरे देश में राजनीति पर चर्चा और मीडिया
के अंदर चर्चा न तो बेरोजगारी की होती है, न महंगाई की होती है, न देश में जो काला धन लाने की बात थी उसकी हो रही है। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट समाप्त हो जाएगा। और मोदी जी ने कहा था 50 दिन का मौका मुझे दीजिए, अगर मैं ये सब ना कर सकूं तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिएगा। अब हम चौराहे पे तुम खड़ा नहीं करेंगे, जनता का हक है वो। लेकिन उन्होंने कहा था, फिर कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हम ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि करेंसी का सर्कुलेशन जो है वो कम करना चाहते हैं, करेंसी का, नोटों का। अब नोटों का, करेंसी का जो सर्कुलेशन नोटबंदी के समय था वो था करीब 70 से 72 हजार करोड़। आज वो करेंसी हो गई है 3.5 लाख करोड़। अब जो करेंसी बढ़ी है वो तो आपके नोटबंदी के का उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है। उस साथियों, आज जहां लोकतंत्र खतरे में है वहीं संविधान खतरे में है, क्योंकि जो हमारे न्यायपालिका और लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, इसके अंदर भी जिस प्रकार से बिना चर्चा के बिल पास किए जा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए लोकसभा में, जो नई लोकसभा है, उनसे कहा गया था साहब इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां 2 नौजवान घुसते हैं, कहते हैं हम बेरोजगार लोग हैं, कोई बाहर सुन नहीं रहा है, सदन में कूदते हैं और गैस छोड़ देते हैं। ये तो गनीमत समझिए कि गैस जो था वो नॉन पॉइजनस था। सारिन, SARIN के नाम का एक गैस होता है पॉइजनस, अगर वो छोड़ दिया होता तो उस समय सदन में जितने सदस्य थे वे सब 5 मिनट में बचते भी नहीं। आखिर इतनी बड़ी घटना जो कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ये बड़ी घटना हुई थी, उस पर विपक्ष ने ये मांग की कि ऐसी घटना के बारे में गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी को आके बयान देना चाहिए कि इस तरह से ये सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई। क्या ये अनुचित मांग थी? जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, तब अटल जी की सरकार थी, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने स्वयं ने बयान दिया था स्वयं, और सारे सदन ने, सारे विपक्षियों ने एकजुट होकर, हम कांग्रेस पार्टी उसमें विपक्ष में थी, हमने उनका समर्थन किया कि हम आपके इस मामले में साथ हैं। लेकिन उसी प्रकार की एक गंभीर घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने बयान देने से मना कर दिया सदन में, जबकि सदन चल रहा था। क्या ये लोकतंत्री व्यवस्था के अनुरूप था? क्या न्यायपूर्ण था? क्यों नहीं किया? सदन के बाहर जब सदन चल रहा हो तो किसी भी मंत्री को कोई पॉलिसी डिसीजन पे, इंपॉर्टेंट डिसीजन पे सदन के बाहर वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है जिसको पालन पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विश्व में उनका उपयोग किया जाता है, पालन किया जाता है, लेकिन वो नहीं किया गया। टीवी इंटरव्यूज दिए गए, लेकिन सदन के सदस्यों ने जब मांग की तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। और उस समय 3 महत्वपूर्ण बिल और एक टेलीग्राफ बिल, जो कि पुलिस बिल जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। हिट एंड रन अगर होगा तो ड्राइवर को 10 साल की सजा। क्या यह न्यायपूर्ण था? बिना चर्चा के उसको पास कर दिया गया। इसलिए आज इस पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो प्रजा लोकतंत्री व्यवस्था में आज उत्पीड़न किया जा रहा है, इन सब बातों को देखकर हम लोग ने चुनाव लड़ा था। अब भाजपा
विकसित भारत यात्रा चला रही है। वो तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि देश आजाद 2014 के बाद ही हुआ हो। ऐसी योजना बता रहे हैं जो कि पहले कभी चली ना हो। और जितनी भी योजनाओं को वो आज प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी योजना सब कांग्रेस के समय चली हुई। फ्री राशन देने का और सस्ता राशन देने का कि किसकी योजना थी? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई। इंदिरा जी के समय से लोगों को आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, उसका ये लोग कहते हैं कि हम लाए। इसके बाद जितने भी बांध, पावर स्टेशन, शिक्षण संस्थाएं जो बनी, सब कांग्रेस ने बनाई। कौन सा एक ऐसी संस्थान उन्होंने खड़ी की हो जिसके बारे में हम मोदी जी की तारीफ करें? ईवीएम का कमाल है भाई। ईवीएम, मुझे तो 2003 से भरोसा नहीं है। बटन दबाओ, पता ही नहीं पड़ता वोट मेरा कहां गया। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है हर देश के नागरिक का कि मैं जिसे चाहूं उसको वोट दूं, और वो वोट मेरे हाथ में आना चाहिए, दिखे केवल। पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ट्रेन से रीवा पहुंचे। ट्रेन 1 घंटे देरी से पहुंची। इस पर उन्होंने पत्रकारों से कान पकड़कर माफी मांगी। उनके रीवा आने का मकसद लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर माना जा रहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।